वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि। और एक प्रति बड़ी नारा लाना है, ये छुट्टी इसलिए हुई है कि हमारा जो कृषि है वो एक बड़ी विचित्र, क्या बोलूं मैं उसको, विचित्र जीव है। वो एक स्तर तक तो प्राइवेट है। जब तक किसान खेती कर रहा है, कौन सी फसल लगानी है, कौन से बीज इस्तेमाल करने हैं, कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, ट्रैक्टर लेना है नहीं लेना, घर की लेबर से काम कराना है या बाहर से मंगानी है, वहां तक तो वो पूंजीवाद की, वो अपने निजी फायदे की सोच रहा है। लेकिन जब उस फसल को बेचने की बात आती है तो समाजवादी हो जाता है कि फसल तो सारी सरकार खरीदेगी। आप समझ रहे हो कि विरोधाभास है इस चीज में। ये एक ऐसी गुत्थी है जो सुलझ नहीं पा रही। और ये जो आंदोलन 2020-21 में हुआ और ये अब भी जिसकी सुराग है, एक ही चीज आपको सुनने को मिलेगी, एमएसपी। उसमें नई चीज सिर्फ यही है कि इसको कानूनी जमा बना दो, बना दिया। 50 साल से यही चल रहा है। हरियाणा पंजाब में तो कम से कम कभी भी ये नहीं मिला। तो इतनी हाई तौबा क्यों मची हुई है कृषि में पिछले 25 साल से? उससे कोई विचार ही नहीं हो रहा। एक ये इस टाइप की चीज है कि कोई मजदूर है, वो बस वो यूं कह रहा है कि मैं जो कुछ भी पैदा करूं वो आप 25 कीमत पर ले लो, उस कीमत को फिक्स कर दो, कानून की उसको वो दे दो बैकिंग, ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं। ये बिल्कुल वही चीज है जिस वजह से आज हम इस स्थिति में हैं जहां पहुंच गए। हमारे बच्चे काम नहीं करना चाहते, काम कोई नहीं करना चाहते क्योंकि आपसे कोई काम नहीं करना चाहते। बड़ी सीधी सी बात, जब कृषि नहीं करेंगे तो बाकी कौन सा काम करेंगे? आपको उदाहरण देता हूं, बुरा लगे तो मुझे कोई उसकी चिंता नहीं। मैं जर्मनी गया था नवंबर के महीने में एक डेलीगेशन के साथ। जर्मनी बड़ा एक दिलचस्प देश है क्योंकि वहां पे हर छोटा बड़ा शहर जब आप देखोगे वहां पर इंडस्ट्री दिखेगी। और ज्यादातर इंडस्ट्री जो है वो स्मॉल और मीडियम साइज की है। उनके बहुत बड़े बड़े ब्रांड भी हैं इंडस्ट्री के, लेकिन जो उनके अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है। तो मैंने उनको वैसे कहा, क्योंकि बातचीत में ये बात सामने आती थी कि लेबर की बहुत किल्लत है उनको, स्किल्ड लेबर की। तो मैंने कहा कि आप तो हिंदुस्तान से संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं, आप तो ये चीज हिंदुस्तान से बहुत ले सकते हो। इस प्रकार के बच्चे हमारे यहाँ बहुत हैं जिनको रोजगार भी चाहिए, और जर्मनी जैसे देश में कौन नहीं आना चाहेगा। तो मैं अपनी जो मेरी सोच थी जहां तक की, मैंने कहा भाषा का इशू है क्या? क्योंकि हमारे वाले इंग्लैंड भी जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं, कनाडा भी जाते हैं, बेसिकली बहुत सारे देश अंग्रेजी बोली जाती है। मैंने कहा भाषा का चक्कर है? तो मेरी भाषा तो हमसे नहीं लेना, सिखा देने सीखने की जरूरत है तो काम चलाने के लिए। मैंने कहा आप हमारे यहाँ क्यों नहीं एक्सप्लोर करते ज्यादा बच्चे आपके यहाँ से? उन्होंने ये कहा कि हमने कई बार कोशिश की है, लेकिन आपके यहां से बच्चे जो सो कॉल्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से निकलते हैं, ITI पॉलिटेक्निक से, करता हमको उस डिग्री से ज्यादा वास्ता नहीं। वो तो इसलिए है कि क्योंकि आप जब सिलेक्ट करने हैं तो कुछ तो पैमाना बनाओगे, तो लेकिन जब उनसे काम करवाते हैं मशीन पे, किसी ने कुछ आता ही नहीं, तो तुम लागत करें क्या? भाषा तो सिखाने का काम हमारा है, लेकिन काम सिखाने के लिए थोड़ी लाएंगे। काम तो सिखाया होगा तो लेंगे, तो लेंगे। डॉक्टर नरेंद्र ने जो उनके भाषण का जो मूल था वो सारा यही था कि स्किल, यदि स्किल के मामले में हम पीछे रहेंगे, और दुर्भाग्यवश जो हमारी हरियाणा पंजाब की बेल्ट है इसमें बहुत भारी कमी है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में। पंजाब में तो फिर भी अर्बन सेंटर्स बहुत हैं जहां पे आपको स्किल्ड लेबर मिलती है, लेकिन हरियाणा और पंजाब का जो ग्रामीण इलाका है वो स्किल से बहुत परे है। और उसका सीधा कारण जो मैं मानता हूं वो हमारी बचपन से ही जो गणित और साइंस के प्रति बेरुखी है, वो है। दबती है जी, कोई चिंता नहीं, ठीक है 30 साल पहले होंगे 10 चीजें कितने रह गए, ये तो 2-2.5 आदमी हो गए।
मैं मानता हूं धरती आपको शिनाख्त देती है, पहचान देती है, बहुत जरूरी है। लेकिन यदि आप ये सोच रहे हो कि आर्थिक रूप से उस धरती से आप और कुछ निकाल लोगे, वो संभव नहीं है। हाँ, अभी भी स्कोप है प्रोडक्शन भी बढ़ाने का, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाने का, लेकिन उससे कोई ये सोचे कि समाज में समृद्धि आ जाएगी, तो वो समृद्धि तो 80 का जो दशक था, 90 तक आते आते वो पीक कर चुकी है। हमारा जो रूरल एरिया था, ग्रामीण क्षेत्र था, उसकी कृषि के माध्यम से जितनी समृद्धि होनी थी वो 90 के दशक तक पूरी हो चुकी है। उसके बाद से वो यूं है, सपाट लाइन है। और सपाट लाइन किसकी होती है? जब आदमी अस्पताल में हो ना और यहां तो लाना उसके दिल पे, और लाइन अगर सपाट हो गया तो मर लिया, उसमें हलचल होना बहुत जरूरी है। तो हमारी कृषि की जो स्थिति और उसको जो निर्भरता है, वो यदि इसी तरह से बनी रहेगी, तो छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, आज के दिन कृषि का अर्थव्यवस्था में कितना हिस्सा है? 15 पैसे, 15%। और कृषि पे आबादी कितनी आधारित है? अभी भी करीब करीब 50%। 50% का मतलब कितना हो गया? 70 करोड़ आदमी। 70 करोड़ आदमी कृषि कर सकते हैं क्या? कौन सी कृषि करेंगे 70 करोड़ आदमी? कितना फायदा कर लेंगे? तो ये मेरे पास सोल्यूशन नहीं है कोई। मैं ना शास्त्री हूं ना कृषि विशेषज्ञ हूं, लेकिन मुझे ये चीज जरूर समझ में आ रही है कि हम और हमारी सोच जो है वो अभी तक ठीक आकलन नहीं कर पा रही। पूरे स्वामीनाथन कमीशन को सिर्फ और सिर्फ एमएसपी पर निचोड़ कर रख दिया। वो जो 5 रिपोर्ट स्वामीनाथन कमीशन ने दी है ना, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। स्वामीनाथन कमीशन के जो कृषि संबंधित और जो उसने रिफॉर्म्स की बात करी है, वो कुछ और नहीं है। उसमें यही एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसमें बदलाव लाने का प्रयास किया गया था और नहीं लाया गया, शायद ठीक भी था, ये भी उसका हिस्सा है। मंडी सिस्टम, जिसके प्रति हम बहुत भावुक हो जाते हैं, एकदम से प्रोग्राम का नाम याद आ जाता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हिंदुस्तान हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान नहीं है। ये कुल मिला के 7-8 करोड़ का खेल है, सारा का सारा 140 करोड़ का देश है। और जो 70 करोड़ में बता रहा हूं जो कृषि पे आधारित हैं, आप अंदाजा लगा लो पूरे देश में 60 करोड़ से फालतू। तो एक चीज जो हमें मिली थी 60 के दशक में और 70 के दशक में, क्योंकि देश भुखमरी से ग्रस्त था, PL 480 का लाल दाना अमेरिका खाया करता, उसकी बाट देखा करते, जिससे देश का पेट भरा करता, वो दायित्व ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से इस क्षेत्र को दिया गया, क्योंकि यहां का किसान मेहनती था और वो बदलाव को भी अपनाने में सक्षम था, और वो बदलाव उन्होंने अपनाया भी। हाँ, गारंटी एमएसपी की कि जो भी बोओगे सरकार खरीदेगी, लेकिन वो व्यवस्था अब चरमरा चुकी है। जैसे मैंने कहा, उसका एक स्थायी उसमें आ चुका है, वो आगे नहीं बढ़ नहीं रही। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सोच कोई नहीं आ रही नहीं। सोच घूम फिर के सिर्फ एमएसपी का आगे टिक जाती है, उसके आगे नहीं। डॉक्टर साहब ने जिक्र किया एग्रो इंडस्ट्री का, छोटा मोटा काम करने का, जिसमें जो कृषि आधारित हो, मैं उन सारी बातों से सहमत हूं। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं वो सामाजिक बदलाव की और दिमाग में बदलाव लाने की बात है, वो बहुत औखा काम है, वो इतनी आसानी से नहीं आता। ये जो बच्चे विदेश जाने लगे, क्यों जाने लगे? ये वही है ना जिनके पास थोड़ा बहुत साधन है। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो तो विदेश जाने लायक भी नहीं है। विदेश गैर कानूनी तरीके से, कानूनी की तो छोड़ो, गैर कानूनी तरीके से वही जा रहा है ना जो 20-30-40 लाख रुपए का जुगाड़ कर सकता हो। मतलब ये कि जिसके बाद बीबीए का फूड बेच रहा है बेचने के लिए, और खेती करनी नहीं, करके भी करेगा क्या, मिलना क्या उससे? कुछ नहीं मिलना। तो ये डेस्परेशन है, ये बिल्कुल हताशा वाली स्थिति है कि आप जो डॉक्टर साहब बात कह रहे थे, ये मैं कई जगह कहता हूं,
विदेश में जाकर आपको क्या लगता है कौन सा काम कर रहे हैं वो जो गैर कानूनी तरीके से जा रहे हैं? आपको क्या लगता है वो किसी फैक्ट्री में बहुत बढ़िया किसी जगह पे बैठा है या शहर में किसी दफ्तर में बैठा है? वो आपको एयरपोर्ट पे मिलेगा, वो आपको रेलवे स्टेशन पे मिलेगा, वो आपको उन शहरों के चौराहों पर मिलेगा छोटी मोटी चीज बेचता हुआ। वो सारी चीजें जो उसे यहां करने में शर्म आती है, लेकिन ये लगता है वहां को देखने वाला नहीं है, पीछे तो अच्छे गले हैं चलो। तो वो जो डॉक्टर साहब बात कह रहे हैं वो एक मानसिकता बदलाव की बात है जो समाज के माध्यम से आ सकता है, और शायद हम अभी तक लाइन पे चलना शुरू ही नहीं है। और अंत में मैं ये कहूंगा, किसी को अच्छी लागो बुरी लागो, जिस समय हमारी स्थिति बदतर थी 19वीं सदी में और 20वीं सदी के शुरुआत में आर्थिक स्थिति बदतर थी, उस समय हमारे समाज में चेतना जाग गई थी, सामाजिक चेतना भी और राजनीतिक चेतना भी। लेकिन अब जब समृद्धि आई है तो उस चेतना का ह्रास हो गया। वो सारी चीजें जिन्होंने हमको उन्नति के पथ पे तरक्की के पथ पे लाया था, हम उनको सब छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। चाहे वो मैं नाम नहीं लेना चाहता उन चीजों का, क्योंकि वो फिर लोग उसके मायने अलग निकालने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो मेरा तात्पर्य है कि वो जो आर्य समाज के माध्यम से जो पूरे उत्तर पश्चिमी भारत में एक सामाजिक चेतना जगाई थी, एक सोशल रिफॉर्म का जो एक सिलसिला शुरू हुआ था, एक उस समय जो शिक्षा का सिलसिला शुरू हुआ था, हम उन चीजों में पिछड़ते जा रहे हैं और उसको छोड़ते जा रहे हैं। और यदि हम ये जारी रखेंगे तो जो स्थिति है वो हमारे सामने है, और वो आगे आगे ऐसा नहीं है कि बिना कुछ करे बेघर हो जाएगी। तो मेरा तो एक बार उन्हें आप सभी हाजिर आए, मैंने सोचा तो सेमिनार के हिसाब से भाषण देने का था, लेकिन वो हो गया थोड़ा दुखी करेगा, तो इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। ये हमारा भी अपना समय ना एक सीरीज बनाई